सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले प्रकरण में हमने व्याकरण गुलमोहर भाग 2 के पाठ 2 वर्ण विचार के विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्ण विचार है क्या। वर्ण भाषिक ध्वनि का वह लिखित रूप है जो भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुतम इकाई होता है। हमने पढ़ा था कि भाषा वर्ण क्या है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हर भाषा में वर्णों की संख्या समान होती नहीं होती। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी भाषा व्याकरण भाषा में वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्णों की माला, जिस प्रकार हम फूलों को एक धागे के उसमें पिरो देते हैं तो वह फूलों का रूप एक माला के रूप में ले लेता है, ऐसे ही वर्णों को अगर हम व्यवस्थित रूप में एक जगह रख दें तो वह भी वर्णमाला का रूप ले लेती है। वर्णमाला के 2 प्रकार हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर स्वर और व्यंजन। स्वर हमने पढ़े थे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से बाहर आती है, मीन्स कि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तब कोई भी आवाज़ हमारे मुख से बाहर नहीं निकलती, हमारे मुख से किसी भी प्रकार की वायु अर्थात हवा नहीं निकलती। हम एक स्वर में एक बार में ही हम वो स्वर मुख से निकाल लेते हैं, लेकिन इन स्वरों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे के वर्ण की सहायता से इनका प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ आ, ई, ओ, रेर, ए ऐ, ओ औ। स्वरों के भेद। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कि कौन से स्वर में कितना समय लगता है, हमने उसमें उच्चारण स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था हमारा हरस स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था पलुत स्वर। हरस स्वर में मैंने आपको बताया था कि हरस स्वर में आ, ई, ओ, रेर, ये 4 स्वर ऐसे हैं जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दूसरा था दीर्घ स्वर। जितना कम समय हमें हरस स्वर के बोलने में लगता है उतना ही दुगना समय, मीन्स हरस स्वर में 1+1 हरस स्वर का दुगना समय हमें दीर्घ स्वर बोलने में लगता है, और इसका दूसरा नाम संधि स्वर भी है। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा था पलुत स्वर। पलुत स्वर में हरस स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा बोलने में हमें तिगना समय लगता है, और ये होते हैं ओम, राम आदि। आज हम पढ़ेंगे मात्रा चिन्ह। मात्रा चिन्ह क्या है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है। स्वतंत्र स्वरों की तरह, जैसे ऊन, आग, ईश, एक, तथा अमर शब्दों में ऊ, आ, ई, ए और अ स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की तरह किया जाता है। दूसरा था व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर। पुस्तक शब्द प प्लस उ, स प्लस त प्लस आ, क प्लस आ ध्वनियों के योग से बना है, अतः इसका उच्चारण करते समय व्यंजनों के साथ स्वरों का मिलाकर बोला जाता है। जब व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों का मूल रूप में नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों में जोड़े जाते हैं। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। स्वरों के मात्रा चिन्ह इस प्रकार है। ये देखिए, स्वर आ, ई, ओ, रेर, ए ऐ, ओ औ। इनके मात्रा चिन्ह हैं। छोटी आ का नहीं है, बड़ी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे। हमने क लिखा है और क के माध्यम से हमने क का, किक्की, कुकू, क्रे, के कै, को कौ। हमने क के माध्यम से सभी मात्राओं को लगाकर देखा
और ये इस तरह हमने मात्राओं का प्रयोग किया। उदाहरण, क कब कर, का काका काम, की किसान गिर, की कीमत खीर, कु कुल मुड़, कु खून, कृ कृपण घृ, के केला खेल, कै कैसा पैर, कौ कोयल चोट, कौ कौशल कौन। इसके नीचे है अन्य वर्ण। हम हिंदी में इनको हम कहते हैं अयोगवाह। अन्य वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह और अनुनासिक। हिंदी में दो अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जैसे अंक की बिंदी होती है। अनुस्वार इसे हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। अ के ऊपर बिंदु लगाकर इसे अंक का रूप में लिखा जाता है, जिसका वर्ण का उच्चारण किसी नासिका से किया जाता है। उसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है, जैसे गंदा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है और अ के ऊपर बिंदु लगाकर इसे अंक का रूप दे दिया जाता है, जिसके वर्ण का उच्चारण नासिका अर्थात नाक से किया जाता है और उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे गंदा, देखो ऐसा लग रहा है हम ना से बोल रहे हैं। चंदा, पंजाब, गंगा आदि। दूसरा है हमारा विसर्ग। विसर्ग को भी दो बिंदी विसर्ग को भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों में किया जाता है और उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः। तो बच्चों विसर्ग में हम दो बिंदी विसर्ग के रूप में तो लगा देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ह के नीचे हलंत के रूप में किया जाता है। बोलने में ही पता चल रहा होगा विसर्ग ग, तो ग मीन ह। आवाज़ सुनिए, प्रातः, पुनः, अतः आदि। तो ये थे हमारे अयोगवाह। पहला था अयोगवाह, दो प्रकार के थे अयोगवाह और अनुनासिक, जिसमें अयोगवाह दो थे, अनुस्वार और विसर्ग। अब दूसरा बात करते हैं हम अनुनासिक की। अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु की अनुस्वार से मिलती जुलती एक और ध्वनि है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में अंक की बिंदी थी और इसमें अंग की बिंदी है। अनुस्वार में मिलती जुलती एक और ध्वनि है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार में तो मुख वायु जो निकल रही थी वो सिर्फ नाक से निकल रही थी, गंदा। लेकिन जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो उस समय मुख से निकलने वाली हवा हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह एक परतंत्र ध्वनि है, ये अपने आप में ही एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे आँख, मुंह, पाँच, चांद आदि। अभी हम बात करेंगे आगत ध्वनियों की। आगत ध्वनियाँ क्या हैं बच्चों? हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का उच्चारण के मूल रूप में हो, इसके लिए कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषा में सम्मिलित की गई हैं। इनका प्रयोग आगत शब्दों में होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों का उच्चारण इनके मूल रूप में हो। इनके मूल रूप में मीन्स कि जिस रूप में ये हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों का जो समावेश हिंदी भाषा में हुआ है, उन विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में वैसे ही हो। तो इसके लिए कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषा में सम्मिलित की गई हैं। इनका प्रयोग आगत शब्दों में होता है। नंबर 1, निम्न बिंदु। फारसी तथा अंग्रेजी में आए हुए कुछ शब्दों में कुछ वर्णों की ध्वनियों को कोमल बनाने के लिए नीचे बिंदी लगाई जाती है। आपने हिंदी भाषा में देखा होगा, कई ऐसे आपको अक्सर शब्द मिलते हैं जिन शब्दों में कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगी हुई होती है। उस बिंदी को हम क्या कहते हैं? निम्न बिंदी। और ये निम्न बिंदी के जो शब्द होते हैं, ये कहाँ से आए हुए होते हैं? फारसी और अंग्रेजी से आए हुए होते हैं। इन्हें तभी तो विदेशी शब्द कहा गया है। फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को विदेशी शब्द कहा गया है और इन्हीं शब्दों में नीचे बिंदु लगा हुआ होता है और उस बिंदु को हमने निम्न बिंदु का नाम
दिया है। और इसका प्रयोग ध्वनियों को कोमल बनाने के लिए हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे कलम, खाकी, कलम में क के नीचे बिंदी है, निम्न बिंदु है। ख से खाकी, खाकी में क ख के नीचे है। ग से ग्राम, ग्राम में ग के नीचे है। ज में कागज, कागज में ज के नीचे है। फ से फासला, फ के नीचे है आदि। इसे नुक्ता भी कहते हैं। और इस बिंदी को निम्न बिंदी होने के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है? नुक्ता। क्या बोलते हैं इसे? नुक्ता। अर्धचंद्र, हमने देखा हम कहीं चंद्र बिंदु लगाते हैं तो कई शब्द ऐसे हमें मिलते हैं जिसमें हम चंद्र बिंदु में चंद्र लगा देते हैं, लेकिन बिंदु नहीं लगाते। हम सिर्फ क्या लगा देते हैं? चंद्र लगा देते हैं। सिर्फ एक चंद्र, चंदा मामा सा बना देते हैं, चंद्रमा बना देते हैं, लेकिन उसमें हम बिंदु नहीं लगाते। क्यों? उसका कारण क्या है? चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखते समय उनके स्वरों पर अर्धचंद्र लगाया जाता है। ये चिन्ह आ तथा औ के बीच की ध्वनि सूचित करता है। हम अंग्रेजी के कुछ शब्द हिंदी भाषा में ऐसे हैं जिनके ऊपर हम अर्धचंद्र लगाते हैं। और अर्धचंद्र का जो ये प्रयोग होता है ये मुख्यतः बड़ा आ तथा औ के बीच की ध्वनि को सूचित करने के लिए करता है कि यहाँ औ या आ है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉग, जॉन आदि। अब है हमारे स्वर, हमारे हुए पूरे। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। आज मैं आपको सिर्फ व्यंजन के भेद तक बताऊंगी, बाकी हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है बच्चों? स्वर हमने पढ़े। स्वर अपने आप में ही स्वतंत्र वर्ण है। स्वर अपने आप में ही 3 प्रकार के हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। व्यंजन वे वर्ण जो वर्णों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुंह में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े। व्यंजन क्या है? व्यंजन हम स्वर बोलते थे तो हम अचानक एकदम बोल देते हैं, हमें उसमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं लगती थी और उसमें बहुत कम समय का प्रयोग होता था। लेकिन ऐसे ही अगर हम व्यंजन की बात करें तो वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं, स्वर के साथ वर्ण मिलाकर जो बोले जाएं, वे और उनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुख से अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। विशेष बच्चों, लिखते समय हम स्वर रहित व्यंजन लिख सकते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क स्वर रहित व्यंजन है, क के नीचे हमने वो हल चिन्ह लगा दिया तो वह स्वर रहित है। और पूरा र, क प्लस अ मिलकर जब बना, क व्यंजन के क के साथ जब अ स्वर मिल गया तो वह अपने आप में पूर्ण व्यंजन बन गया, वो बन गया क। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आज आपको स्वर, अयोगवा, अनुनासिक, चंद्र बिंदु ये सब आपको समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आपने ये पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छी हैं और आपके नॉलेज में भी रहें तो बहुत अच्छी बात है। हम इसका तीसरे भाग में ये पाठ पूरा करेंगे।